Hello everyone, welcome to Gate Education. In this lecture, we will discuss third and fourth method of AM demodulation, and we also discuss drawback of amplitude modulation and advantages of amplitude modulation. अब नेक्स्ट मेथड लिखो डिमोड्यूलेशन के लिए। थर्ड मेथड कौन सा था आपका? सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट डिटेक्टर। कोहेरेंट डिटेक्टर। तो ये म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए डिटेक्शन कर देता है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ मेथड में म्यू पे कोई लिमिट नहीं है। फर्स्ट सेकंड में म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए था। अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें आपको चाहिए होता है एक मल्टीप्लायर। ये क्या है? मल्टीप्लायर। क्या करना है? एएम को डिमोडुलेट करना है, तो एएम तो चाहिए ही चाहिए। एक लोकल ऑसिलेटर चाहिए होता है यहाँ पे, लोकल ऑसिलेटर। और एक लोकल ऑसिलेटर से आपका जो यहाँ पे करियर था उसी टाइप का एक करियर जनरेट होगा लोकल ऑसिलेटर के थ्रू। अब चूंकि हमको क्या डिटेक्ट करना है? मैसेज सिग्नल डिटेक्ट करना है, और मैसेज सिग्नल कैसा होता है आपका? बेस बैंड सिग्नल होता है। तो बेस बैंड के लिए हमको चाहिए लो पास फिल्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर के बाद अगर कोई डीसी कंपोनेंट होगा तो उसके लिए आपका कैपेसिटर लगा दिया। डीसी कंपोनेंट को कैपेसिटर क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे आपका कुछ मैसेज सिग्नल मिलेगा। कितना मिलेगा देखते हैं लास्ट में। क्या मिलेगा? मैसेज सिग्नल मिलेगा यहाँ पे। एम्पलीट्यूड वगैरह डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा आपको क्या? मैसेज सिग्नल। नोट लिख लो इसके लिए। लोकल ऑसिलेटर से जो आपका कैरियर सिग्नल जनरेट होगा वो किसके जैसा होना चाहिए? जो आपका ट्रांसमीटर की साइड, जो आपने ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेट किया था एएम मैसेज सिग्नल को, जो मॉड्यूलेट करने पर जो आपने ट्रांसमीटर में करियर लिया था AC cos 2πfct, यहाँ पे भी अगर करियर जो जनरेट हो रहा है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जैसा वहां पे एम्पलीट्यूड है, जैसा वहां पे फ्रिक्वेंसी है, जैसा वहां पे फेज है, सेम ये वाला लोकल ऑसिलेटर भी उसी टाइप का सिग्नल जनरेट करेगा, सेम वैसा ही। यानी कि ये वाला लोकल ऑसिलेटर जो ट्रांसमीटर में करियर जनरेट हो रहा था लोकल ऑसिलेटर से, उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? जैसा वहां पे वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर वहाँ पे एम्पलीट्यूड AC है तो यहाँ पे भी AC होना चाहिए। अगर वहाँ पे फ्रिक्वेंसी FC है तो यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी FC होना चाहिए। अगर वहाँ पे फेज फाई है तो यहाँ पे भी फेज क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। अगर ऐसा है, उस टाइम पे जो आपका रिकंस्ट्रक्शन है वो परफेक्ट होगा। तो लिखो, फॉर प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन, फॉर प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, local oscillator output should be perfectly synchronized in both frequency and phase with respect to transmitter carrier, with respect to transmitter carrier।
ठीक है, तो आपका जो करियर सिग्नल रिसीवर में जनरेट हो रहा है और जो ट्रांसमीटर में जनरेट हो रहा था, दोनों क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए फ्रिक्वेंसी और फेज में। एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो आप कहीं भी एम्पलीफाई करके मैनेज कर सकते हो। तो किस में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, आपका फ्रिक्वेंसी एंड फेज में सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। तो इसमें दो केस करेंगे, एक बार फेज सिंक्रोनाइजेशन वाला केस करेंगे जिसमें कि फेज भी सिंक्रोनाइज कर रहा है, एक वाला करेंगे जिसमें फेज में डिफरेंस है। तो फेज में डिफरेंस होने की वजह से क्या ड्रॉबैक हो जा रहा है, वो चीज देखेंगे हम। अब देखो इसमें केस वन। पहला केस हम ले रहे हैं परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि यहाँ पे जो लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो ट्रांसमीटर कैरियर के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। कि हम ले रहे हैं ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, यही करियर लेते आ रहे हैं वहां से हम। अभी तक जितना ये हम पढ़ा हमेशा करियर मैंने यही लिया है, ट्रांसमीटर साइड ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो परफेक्टली सिंक्रोनाइज, देखो फ्रिक्वेंसी एफ सी वहाँ पे भी फेज जीरो था, यहाँ पे भी फेज जीरो है, तो ये हमने परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन वाला केस ले लिया है। अब जैसा जैसा ब्लॉक डायग्राम में बना है वैसा वैसा करते जाओ। क्या है, एम सिग्नल आता है, लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट तुमको पता ही है ये है। दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लो पास फिल्टर से पास कर दो, कैपेसिटर से पास कर दो, आगे क्या बचेगा वो आपको निकालना है। तो क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लायर आउटपुट क्या होगा, SAMT इंटू AC, लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट, इन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर रहे थे, AC कॉस 2 पाई FCT। AC SAMT आपको पता ही है कितना होता है, AC 1 प्लस KAMT कॉस ऑफ 2 पाई FCT इंटू AC कॉस ऑफ 2 पाई FCT। कितना हो जाएगा, AC² पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं एक साथ, AC² कॉस² 2 पाई FCT प्लस के AC² KAMT कॉस² ऑफ 2 पाई FCT। अब कॉस² को हम किसमें, cos 2 थीटा वाले फार्मूले से कन्वर्ट कर लेंगे। तो AC² ये हो जाएगा 1 प्लस के 2 cos² थीटा -1, तो 1 प्लस के कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 2 FCT डिवाइड बाई 2 प्लस के AC² KAMT, ये भी हो जाएगा 1 प्लस के कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 2 FCT डिवाइड बाई 2। तो ये मिल गया है, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको किससे पास कराना है आपको, इसको हमको लो पास फिल्टर से पास कराना है। तो लो पास फिल्टर देखो क्या क्या मिलेगा, लो पास फिल्टर तो बेसबैंड वाला होता है, तो डीसी कंपोनेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहले वाले से AC²/2, ये वाला तो 2 FC पे है तो हमको ये वाला नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट में देखो क्या आ रहा है, MT आ रहा है, MT तो बेसबैंड सिग्नल है, तो लो पास फिल्टर पे MT वाला पार्ट भी मिलेगा।
ये तो 2 FC पे रहेगा तो ये नहीं मिलेगा, तो सिर्फ कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लो पास फिल्टर का आउटपुट कितना बचेगा, AC²/2 प्लस के AC²KA empty/2। अब इस लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है किससे पास करा रहे हैं हम, कैपेसिटर से पास करा रहे हैं। किससे पास करा रहे हैं, कैपेसिटर से पास करा रहे हैं। कैपेसिटर क्या करेगा, ब्लॉक्स डीसी, डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक्स कर देगा, ब्लॉक्स डीसी। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, AC²KA empty/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, कैपेसिटर आउटपुट है। ये क्या अपना कैपेसिटर आउटपुट है। अब इसको पास करा दो, अगर एग्जैक्ट एम्प्टी चाहिए सी एम्पलीफायर से पास करा दो, क्या मिल जाएगा आपको, एम्प्टी मिल जाएगा। बस हो गया डिमोड्यूलेशन। कब हुआ ये, जब आपका परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, तो आपको देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैसेज सिग्नल आपको मिल रहा है पूरे प्रोसेस में, कहीं भी मैसेज सिग्नल आपका डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी मैसेज सिग्नल गायब नहीं हो रहा है, सब कुछ है। तो बहुत इजीली मैसेज सिग्नल आपका रिकवर हो गया है रिसीवर साइड पे। अब केस 2 लिखते हैं। केस 2, पहला केस तो क्या था, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन था। अब केस 2 में ले रहे हैं नो फेज सिंक्रोनाइजेशन, नो फेज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। फेज को सिंक्रोनाइज करना टफ होता है, फ्रिक्वेंसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फेज सिंक्रोनाइजेशन करने में दिक्कत आती है। क्या ले लो यहाँ पे, मान लिया जो लोकल ऑसिलेटर आउटपुट है, जो ट्रांसमीटर साइड क्या था, AC cos 2π fct। अब क्या करना आपको, फेज सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो मैंने मान लिया 2π fct ना होके 2π fct+φ करके कुछ है। पूरा प्रोसेस जैसे अभी किया था, पूरा प्रोसेस फिर से करो, बस अब क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लायर आउटपुट SAMT × AC cos 2π fct+φ। AMT कितना होता है, AC1+KA empty cos 2π fct × AC cos 2π fct+φ। सॉल्व कर लो फिर इसको मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा देखो, AC² cos 2π fct × cos 2π fct+φ प्लस के AC² KA empty cos 2π fct × cos 2π fct+k φ। अब इसमें 2 cos A cos B वाला फार्मूला लगाओ, तो कितना आ जाएगा, AC² / 2। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 2 cos A cos B, cos A+B करोगे तो cos A+B, तो 4π fc हो जाएगा। 4π को मैं लिख दे रहा हूँ 2π × 2 fct+φ, तो A+B+
टू कॉस ए कॉस बी, क्या फार्मूला था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे टू पाई एफ सी टी, टू पाई एफ सी टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, कॉस फाइव बचेगा, प्लस के ए सी स्क्वायर के एम टी डिवाइड बाई टू। यहाँ पे भी देखो टू कॉस से सेम है, सेमी फार्मूला इधर भी जैसा इधर था वैसे इधर आएगा, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ टू पाई इंटू टू एफ सी टी प्लस फाइव प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस फाइव। ये आ गया। अब किससे पास करना है इसको, लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर का आउटपुट पे क्या मिलेगा, देखो कौन कौन सा टर्म पास नहीं होगा, टू एफ सी पे है नहीं पास होगा, टू एफ सी पे नहीं पास होगा, ये डीसी कंपोनेंट है पास होगा, ये वाला मैसेज सिग्नल वाला कंपोनेंट है, दोनों ही बेस बैंड सिग्नल है पास होगा। तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई टू कॉस फाइव प्लस के ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू कॉस फाइव। अब कैपेसिटर आउटपुट क्या हो जाएगा, डीसी ब्लॉक हो जाएगा। कैपेसिटर आउटपुट कितना हो जाएगा, कैपेसिटर आउटपुट आपका ए सी स्क्वायर के एम टी बाई टू कॉस फाइव, सिर्फ इतना बचेगा, ए सी स्क्वायर के एम टी बाई टू। अब देखो यहाँ पे ये जो आंसर है किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइव की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इफ फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, अगर फाइव कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो कैपेसिटर आउटपुट देखो क्या मिलेगा हमको, कैपेसिटर आउटपुट फाइव 90 कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ये सिग्नल हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, यानी कि डिमॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एम टी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वाड्रेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंगल देखो फाइव कितना लिया है, 90 डिग्री हुआ दिया है, 90 का मतलब क्या होता है 360 डिवाइड बाई फोर, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेचर। आ कितना आ रहा आउटपुट, जीरो आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं नल, यानी क्वाड्रेचर फेज लिया है तब आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो हमको जीरो मिल जा रहा है, यानी कि जब आउटपुट जीरो मिल रहा है तो मैसेज सिग्नल मिला ही नहीं हमको, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एम टी इज नॉट पॉसिबल फॉर फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस वाले मेथड में ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्या होना, अगर फाइव आपका 90 हो जाता है तो आउटपुट जीरो मिल जाएगा और मैसेज सिग्नल आपका रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा आपका कॉस फाइव कांस्टेंट भी होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो ऐसा नहीं है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, कॉस फाइव क्या होना चाहिए, कॉस फाइव शुड बी कांस्टेंट। तो आपको जो फेज का डिफरेंस आ रहा है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर ये वेरी करता रहेगा तो आपका जो एम्पलीफाई करोगे वो भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो सिस्टम स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इसीलिए कॉस फाइव को भी क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, कॉस फाइव शुड बी कांस्टेंट फॉर स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। तो ये दो प्रॉब्लम आ रही हैं, पहली 90 हुआ तब तो मैसेज सिग्नल मिलेगा ही नहीं, कुछ भी होता रहे। दूसरा कॉस फाइव कांस्टेंट होना चाहिए और फेज को सिंक्रोनाइज करना थोड़ा टफ होता है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्किट चाहिए होगा, सर्किट आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको फेज को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक्स्ट्रा सर्किट लगाना पड़ता है, तो सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो अपने आप रिसीवर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो ये ड्रॉबैक है इसका।
to maintain phase synchronization, to maintain phase synchronization, phase synchronization, additional circuit is required, additional circuit is required, which which makes the circuit complex, the circuit complex. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सिंक्रोनस डिटेक्टर, डिमोड्यूलेशन ऑफ AM इज इफेक्टेड बाई, किससे इफेक्टेड हो रहा है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से, इज इफेक्टेड बाई QNE, कुछ आउटपुट ही नहीं मिलेगा अगर फाई कितना हो जाए 90 डिग्री, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में QNE। अब लास्ट मेथड देखो, फोर्थ मेथड कौन सा था अपना, फोर्थ मेथड था रेक्टिफायर डिटेक्टर, कौन सा था, रेक्टिफायर डिटेक्टर। देखो फोर्थ मेथड रेक्टिफायर डिटेक्टर। सर्किट डायग्राम बना लो, SAMT, AM को डिमोडुलेट करना है, AM को अप्लाई करेंगे, रेक्टिफायर सर्किट यानी कि डायोड पे अप्लाई करना है। डायोड क्या होता है, पल्सेटिंग DC जनरेट करता है, ऑन है तो पॉजिटिव वाला देगा, ऑफ है नेगेटिव हो जाएगा जब वोल्टेज, तो ये जीरो दे देगा, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आउटपुट मिलेगा हमको, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर आउटपुट, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफायर डिटेक्टर। फिल्टर लो पास फिल्टर यूज होगा, क्योंकि आपको क्या डिटेक्ट करना है, मैसेज सिग्नल डिटेक्ट करना है, और मैसेज सिग्नल का मतलब क्या है हमारे पास, बेसबैंड सिग्नल। DC कंपोनेंट ब्लॉक करने के लिए हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, MT और कोई स्केलिंग फैक्टर आएगा, स्केलिंग फैक्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एम्पलीफाई हो जाएगा। मान लीजिए डायोड का इनपुट वोल्टेज V/T है, आउटपुट पे V0T मिल रहा है, ठीक है। अब देखो डायोड यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, डायोड हमने आइडियल केस लिए रखा है, डायोड आपका वर्क कर रहा है एज ए स्विच, डायोड वर्क्स एज ए आइडियल स्विच। आइडियल स्विच वाला केस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, कहाँ पे, मॉड्यूलेशन में, स्विचिंग ला, मॉड्यूलेटर, डायरेक्ट वहां का रिजल्ट लिखेंगे, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को कैसे रिप्रेजेंट किया था, पूरा आंसर निकाला था हमने स्विचिंग के लिए। अगर हमको V0T चाहिए, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, V0T, तो जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो सेम वोल्टेज मिलेगा V/T, ठीक है। जब इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तुमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा आउटपुट पे, यानी कि मैं बोलूं V/T ग्रेटर देन जीरो है, डायोड फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, V0T इक्वल्स टू V/T, V/T लेस देन जीरो होगा,
तो डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस होगा। यानी कि ओपन सर्किट। तो वी नॉट टी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा वी नॉट टी इज इक्वल्स टू वी इन टी, जैसा मैंने स्विचिंग मॉड्यूलेटर में किया था, क्या एक पल्स से मल्टीप्लाई किया था, वो पल्स क्या थी, जीपीटी। ठीक है, आपको डायरेक्ट जीपीटी की वैल्यू हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर के केस में निकाल चुके हैं, डायरेक्ट वो वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूं मैं। वी इन टी, वी इन टी क्या है, एस ए एम टी, एस ए एम टी, और जीपीटी इंटू जीपीटी। अब एस ए एम टी की वैल्यू पुट कर दो और जीपीटी की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे क्या, वी नॉट टी इज इक्वल्स टू एस ए एम टी क्या है, ए सी 1 + के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू जीपीटी। जीपीटी देखो क्या निकाले थे हम, 1/2 प्लस के 2/पाई, इसीलिए मैंने उसको सिंपल फॉर्म में लिखा दिया था जिससे याद रहे, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी प्लस के 1/5 कॉस ऑफ 5 ओमेगा सी टी एंड सो ऑन। अब इस जो बी नॉट टी मिल रहा है उसको हम किससे देखो पास करा रहे हैं, उसको हम किससे पास करा रहे हैं, लो पास फिल्टर से पास करा रहे हैं। तो डायरेक्ट लो पास फिल्टर का आउटपुट लिखो यहाँ से, मल्टीप्लाई करो, देखो डीसी टर्म जो हमारा बेसबैंड रीजन में कौन कौन से सिग्नल आएंगे वो आउटपुट पे लिखने हैं आपको। लो पास फिल्टर आउटपुट, देखो कौन कौन सा टर्म मिलेगा, देखो आगे वाले जितने भी टर्म, 1/3 कॉस ऑफ 3 ओमेगा सी टी, 1/5 कॉस ऑफ 5 ओमेगा सी टी, ये तो एक भी मिलने ही नहीं है, क्योंकि आपका बेस बैंड लो पास फिल्टर से पास कराए जो हायर फ्रिक्वेंसी पे है, तो हायर फ्रिक्वेंसी वाले एक भी टर्म नहीं मिल रहे हैं, कॉस ओमेगा सी टी वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बस यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 पाई एफ सी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां से आपको एक डीसी कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि लो पास फिल्टर के आउटपुट पे मिलेगा। तो स्टार्टिंग के दो टर्म से लो, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर देखो क्या आउटपुट पे मिलेगा। बाकी इधर तो मिलने ही नहीं है, इधर तो हायर कंपोनेंट आएंगे, सिर्फ इन दो कंपोनेंट और स्टार्टिंग के ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या टर्म मिल रहे हैं। AC/2 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, स्टार्टिंग के सिर्फ दो टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस AC/2 AC/पाई कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, प्लस के आगे वाले नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो नहीं मिल रहे हैं। इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो क्या मिलेगा, AC/KA/MT/2 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। फिर इस वाले टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा हमको, प्लस के ए एम टी, ए सी भी है साथ में, ए सी के ए एम टी यहाँ से 2/पाई, तो पाई 2, और ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, प्लस के और बहुत सारे टर्म होंगे वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, AC/2 कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के कॉस स्क्वायर को 2 थीटा वाले फार्मूले से लिख लोगे तो कितना आएगा, देखो AC/पाई, ये हो जाएगा 2 cos² ओमेगा सी टी, 1 प्लस के कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी प्लस के AC/KA/MT/2 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस के AC/KA/MT/2, यहाँ क्या बचेगा आपका,
टू कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, वन प्लस के कॉस ऑफ टू ओमेगा सी टी। अब इसको लो पास फिल्टर से देख लो, प्लस के डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे टाइम है, वो सब नहीं मिल रहे हैं। लो पास फिल्टर आउटपुट, पहला टर्म पास नहीं होगा, इसमें सिर्फ वन वाला पास होगा, ये तो टू मेगा सी पे, ये भी पास नहीं होगा। इसमें एफ सी पे जा रहा है, नहीं पास होगा। ये वाला टू मेगा सी पे है, नहीं पास होगा। सिर्फ ये डीसी वाले यहाँ से वन से जब एम टी मल्टीप्लाई होगा तो मैसेज वाला मिलेगा, मैसेज वाला बेस बैंड सिग्नल है, तो आपको एक कंपोनेंट ये मिला और एक कंपोनेंट ये वाला मिला। क्या बचा हमारे पास, लो पास फिल्टर आउटपुट ए सी अपॉन पाई प्लस के, यहाँ से मिल जाएगा ए सी के ए एम टी बाई टू, बस। पाई भी दिया गया ना कहीं हमारा, हाँ ये पाई था ना, वो लिख दिया मैंने, इसको सही कर लो। ये कितना है, पाई है, यहाँ पे पाई था ये, तो पाई है ये। पाई इतना बचा, इसके बाद किससे पास कराया है, कैपेसिटर से पास कराया है, इसके बाद इसको कैपेसिटर से पास करा दो, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर आउटपुट क्या मिलेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा कैपेसिटर। क्या मिल गया है, ए सी के ए एम टी अपॉन पाई, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एम टी मिल जाएगा, एम्पलीफायर से पास करा दोगे तो डिटेक्शन इससे भी हो गया है। तो सारे डिमोड्यूलेशन के मेथड भी कंप्लीट हो गए। ड्रॉबैक ऑफ स्टैंडर्ड एएम, लिखो पहला, ट्रांसमीटर पावर, ट्रांसमीटर पावर इज वेस्टेड, ट्रांसमीटर पावर इज वेस्टेड। ईटा मैक्स कितना हो सकता है अपना, 33.33%, वो भी म्यू इक्वल्स टू वन के लिए, किस पे मिलेगा ये हमको, म्यू इक्वल्स टू वन पे मिलेगा। मतलब इसका पता ही है आप लोगों को। दूसरा ड्रॉबैक लिखो, चैनल बैंडविड्थ चैनल बैंडविड्थ इज हाई, कितना है, 2 FM है। क्यों, क्योंकि जैसे मैसेज सिग्नल था आपका, ये मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, FM MT MF, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो गई आपकी, लिख लो, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल इज FM, और बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल क्या हो जाता है, FC, FC प्लस FM, FC माइनस FM। ये किसके लिए है, AM के लिए है, बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल दैट इज 2 FM। तो क्या, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ तो कम थी और AM सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई है, तो ये ड्रॉबैक है। जबकि बैंडविड्थ कितनी रहे, FM ही रहे भाई, जब मैसेज सिग्नल की FM है तो FM ही रहनी चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया अपना। थर्ड आपका QNE इफेक्ट वाला है, डिमोड्यूलेशन इज अफेक्टेड बाई, डिमोड्यूलेशन डिमोड्यूलेशन इज अफेक्टेड बाई
QNE in synchronous detector, in synchronous detector. फोर्थ पॉइंट लिखो, AM transmission is highly affected by noise. अब देखो ये नॉइस से बहुत ज्यादा इफेक्ट क्यों होता है एम ट्रांसमिशन। अब देखो जो मैसेज इन्फॉर्मेशन थी एएम में वो किस में स्टोर थी, मैसेज इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ स्टोर किया था, मैसेज इन्फॉर्मेशन आपने करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में स्टोर किया था। क्या किया था, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही तो वेरी कराया था, क्या था, सिग्नल तो अपना कॉस 2 पाई था, बस आपने एसी को वेरी किया था, क्या करा दिया था, मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करा दिया था, तो करियर सिग्नल के आपने एम्पलीट्यूड को वेरी किया था, तो यानी कि मैसेज सिग्नल स्टोर कहाँ था, एम्पलीट्यूड में स्टोर है। ठीक है। अब जो नॉइज होता है, नॉइज डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, एम्पलीट्यूड को ही अफेक्ट करता है, तो नॉइज डायरेक्टली कहाँ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करा रही है, किसके, एएम सिग्नल के, तो जब एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कराएगी नॉइज तो क्या हो जाएगा, डिटेक्शन पे पता ही नहीं चलेगा कि वो एम्पलीट्यूड नॉइज की वजह से है या मैसेज सिग्नल की वजह से है। तो ये ड्रॉबैक है, क्योंकि एएम में आपका मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड में स्टोर होता है और नॉइज डायरेक्टली एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करता है, देयरफॉर नॉइज की वजह से आपका एएम ट्रांसमिशन में दिक्कत होती है। लिख लो सिंस, क्यों ऐसा होता है, सिंस मैसेज सिग्नल इज stored in the amplitude variation, in the amplitude variation, and noise directly affects the amplitude, and noise directly affects amplitude। तो ये सारे ड्रॉबैक हो गए हैं आपके। अब लिखो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ एएम। एएम कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग। एएम ब्रॉडकास्टिंग एएम में होता है कि नहीं होता है, इट इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। यानी कि क्या है, मान लीजिए आपका किसी रेडियो स्टेशन से आपका सिग्नल जनरेट हुआ है, अब वो कहाँ पहुंचता है, एएम रेडियो पहुंचता है, जितने भी रेडियो होते हैं हम लोग यूज करते थे पहले, क्या होता था, रिसीवर होते थे, एएम रिसीवर्स, रिसीवर 1 है, एएम रिसीवर 2 है, एएम रिसीवर 3 है, ऐसे बहुत सारे रिसीवर हैं आपके। तो क्या हुआ, स्टेशन से आपका सिग्नल जनरेट हुआ, ट्रांसमिट किया, और ये क्या पहुंचा, सारे रिसीवर तक पहुंचा। तो पॉइंट से यानी कि एक जगह से जनरेट हुआ है और पहुंच कितने को रहा है, बहुत सारे लोगों को पहुंच रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन। ठीक। क्या फायदा है एएम रिसीवर का, क्योंकि एएम रिसीवर जो होता है आपका चीपेस्ट होता है, बहुत सस्ता होता है, इसलिए रेडियो वगैरह सस्ते आते थे, कॉस्ट उसकी हाई नहीं होती थी उतनी, क्योंकि सिंपल आपका क्या चाहिए था, अगर म्यू लेस देन बने तो इनवैलिड डिटेक्टर से ही अपना काम चल जाता है इसमें। ब्रॉडकास्टिंग का एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल जैसे ऑल इंडिया रेडियो वाला प्रोग्राम सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो वही है ब्रॉडकास्टिंग, पॉइंट से मल्टी पॉइंट, सिंस एएम रिसीवर्स आर चीपर, चीपर का मतलब सस्ता होना, आर चीपर
एंड सिंपल, आर चीपर एंड सिंपल। सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, म्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 रखना है आपको। तो आपको कुछ भी सिंक्रोनस डिटेक्शन वाला पार्ट नहीं चाहिए। अगर म्यू लेस देन बने तो आपको सिंक्रोनस डिटेक्शन वाला पार्ट नहीं चाहिए, और सिंक्रोनस डिटेक्टर में ही आपकी दिक्कत आती है कैरियर सिग्नल को सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन की बात नहीं करनी है हमको, किसकी बात करनी है, एनवेलप डिटेक्टर की। तो वो वाला रिसीवर जो होता है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चीपर है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, इसीलिए एएम रिसीवर में आपका यही वाला मेथड यूज होता है। कौन सा, एनवेलप डिटेक्टर वाला। तो आपका सर्किट भी सिंपल रहता है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, इसीलिए एएम को हम ब्रॉडकास्ट में यूज करते हैं। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है कन्वेंशनल एएम। फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब गेट एजुकेशन चैनल।